नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधि लॉजिक पर। आज हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 3, 4 और 5 के बारे में। इसका जो पहला वाला वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर की है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेटर क्या होगा, आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या होगा यानी कि संलग्न यान, एडाप्टेड व्हीकल क्या होगा यानी कि रूपांतरित यान क्या होगा, गोल्डन आवर क्या होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो हमने पिछले वीडियो में कवर की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जो उसकी लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वह है चैप्टर 3, 4 और 5 के बारे में। चैप्टर 3 में दिया गया है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स कैरिंग स्टेज व्हीकल्स। इसके साथ ही चैप्टर 4 जो है वह रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। चैप्टर 5 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी और नेशनल परमिट के बारे में बात करता है। तो आज ये सारे प्रोविज़न जो हैं हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेज कैरियज, मंजिली गाड़ियों के कंडक्टर का अनुज्ञापन। स्टेज कैरियज का मीनिंग है ऐसे मोटर व्हीकल जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 6 पैसेंजर्स से ज़्यादा हो। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऐसे स्टेज कैरियजेस हैं उनके अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं उनको लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन या क्या एलिजिबिलिटी के द्वारा उन्हें यह लाइसेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 29, जिसमें कहा गया है नेसेसिटी फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस, यानी कि कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता क्यों जरूरी है, उसके बारे में जो प्रोविज़न किया गया है वह सेक्शन 29 में किया गया है, जिसमें यह प्रोविज़न किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में तभी कार्य करेगा जब उसके पास ऐसी प्रभावी कंडक्टर अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस है जो ऐसे कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए उसे प्राधिकृत करने के लिए उसके नाम से दी गई है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है किसी स्टेज कैरियज का ड्राइवर है और अगर वह टेम्पररी जो है एज अ कंडक्टर वहाँ पर कार्य कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे टेम्पररी 1 माह के लिए यानी कि 1 मंथ के लिए जो है ऐसा लाइसेंस प्रोवाइड कर सकेगी, लेकिन यह टेम्पररी होगा। तो यह आपको यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके बैरेक में आपको अंडरलाइन कर लेनी है। इसके बाद सेक्शन 30, ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस, कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना। इसके अंदर बताया गया है कि ये किसके द्वारा दी जाएगी, इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर एनी पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं, यानी कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर वो धारित करता है जो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई है, तो जो है वह व्यक्ति कंडक्टर अनुज्ञप्ति यानी कि कंडक्टर लाइसेंस के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एक ही इसके अंदर जो कंडीशन है वह यह है कि जो सेक्शन 31 है उसका सब सेक्शन 1 के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है वो डिस्क्वालीफाई वहाँ पर नहीं होता हो, तब वो यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 31 की, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। इसके अंदर बताया गया है कि जो कंडक्टर अनुज्ञप्ति है वह कब नहीं दी जाएगी, किन कारणों से नहीं दी जाएगी। सबसे पहले एनी पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ये आवेदन कर रहा है यदि वह 18 वर्ष से कम उम्र का है तब ऐसी स्थिति में उसे जो है कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सेकंड, नॉट पॉजेज मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि वह जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है यदि वह उसे एलिजिबल नहीं होता है तब उसे जो है यहाँ पर कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। फिजिकली अनफिट है, यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रीकृत मेडिकल ऑफिसर के द्वारा बनाया जाएगा यदि उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि वह फिजिकली अनफिट है तब उसे जो है यहाँ पर कंडक्टर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। या फिर प्रीवियस कंडक्टर्स लाइसेंस रिवोक्ड हो गया, यानी कि जिसने अप्लाई किया है, जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है उसका जो प्रीवियसली यानी कि जो पहले का जो कंडक्टर्स लाइसेंस था वह रिवोक कर दिया गया है, यानी कि प्रतिसंहत कर दिया गया था। अगर ऐसा वहाँ पर जानकारी में आता है तो उसे जो है यहाँ पर नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है लाइसेंस लेने से। बात करते हैं सेक्शन 33, जिसमें बताया गया है ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग एक्सेट्रा कंडक्टर्स लाइसेंस एंड अपील्स देयर फ्रॉम, यानी कि कंडक्टर अनुज्ञप्ति से इनकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपील।
तो यहाँ पर जो प्रोविज़न किया गया है उसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति का यदि जो कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए जो उसने आवेदन किया था वह अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर किसी आधार पर उसको मना कर दिया जाता है, तो ऐसे आधारों पे या ऐसे जो आदेश दिए जाते हैं उनकी अपील कब होगी और कितने समय के भीतर होगी, वह सेक्शन 33 में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑन हिम, यानी कि जो आदेश दिया गया है ऐसे आदेश की देने की दिनांक से 30 दिन के भीतर जो है वह अपील कर सकेगा अपील प्राधिकारी को। अपील प्राधिकारी जो है यहाँ पर मूल प्राधिकारी जिसने उसका जो एप्लीकेशन था जिसे रिजेक्ट किया था उसको यहाँ पर जो है बुलाएगा, उन दोनों की जो लिस्टेड कारण है, जो लेखबद्ध कारण है वह देखेगा, वह सुनेगा और उसके बाद वह अपना डिसीजन यहाँ पर देगा। सेक्शन 34 पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई, अनुज्ञापन प्राधिकारी की निरहत करने की शक्ति, यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसे एप्लीकेशन दी जाती है लाइसेंस लेने के लिए, उसके पास ये शक्ति कब होगी कि वह किसी व्यक्ति के जो लाइसेंस अप्लाई किया गया है उससे उसे डिस्क्वालीफाई कर दे। तो ऐसा यदि वह आदेश करता है कब करेगा, जब उसे यह विश्वास करने का कारण है कि जिस व्यक्ति ने जो है कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है वह उसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे पूर्ण नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में जो है वह उसे अनुज्ञापन देने से मना कर देगा। और ऐसा जो उसने मना किया है यदि वह जो अब मना करता है उसकी जो ड्यूरेशन होगी वह 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने बैरेट के अंदर अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेक्शन 35 पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। सेक्शन 34 हमने देखा कि पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई। अब हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई, न्यायालय की निरहत करने की शक्ति। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के अंदर दोष सिद्ध हो जाता है तब न्यायालय जो है, यदि ऐसा अपराध किसी मोटर व्हीकल के द्वारा हुआ है तब न्यायालय जो है उसका जो लाइसेंस होगा, जो कंडक्टर्स लाइसेंस होगा उसे यहाँ पर निरहत कर देगा, उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कौन से सेक्शन में दिया गया है और इसके अंदर जो न्यायालय की शक्ति है उसमें क्या प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, यानी कि मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण। ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो सारे हमने यहाँ कवर किए हैं, जो कुछ सेक्शंस हमने यहाँ कवर नहीं किए हैं उसे हम आपको वीडियो के अंदर ही बताने वाले हैं, तो उसे आप अपने बैरेट में जो है अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 40 रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर किया जाएगा, वेयर टू बी मेड। इसमें लिखा गया है कि सेक्शन 42, 43 और सेक्शन 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मोटरयान का स्वामी यानी कि उसका जो ऑनर यान को उस राज्य में कोई रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी या रजिस्टर करवाएगा जिसकी अधिकारिता में उसका निवास स्थान या कारोबार का स्थान है जहाँ की वह आमतौर पर रखा जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंटली डिफाइन किया गया है कि कहाँ पर जो भी जो न्यू व्हीकल है या अगर वो ऑनर ट्रांसफ़र कर रहा है तब भी जो रजिस्ट्रेशन होगा वह सेक्शन 42, 43 और 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा और उसी राज्य में होगा जहाँ वह रहता है या उसका कारोबार है। सेक्शन 41 रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन की है, उसे आप यहाँ पर आपकी जो बैरेक्ट है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो बहुत लेंदी है। अगर आप उसको पूरा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन की हैं, उसे आप अपने बैरेक्ट के अंदर हाईलाइट कर लीजिए। सबसे पहले इन द केस ऑफ न्यू मोटर व्हीकल, यानी कि अगर कोई नया मोटरयान खरीदा जाता है तब एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट शैल बी मेड बाय द डीलर ऑफ सच मोटर व्हीकल, यानी कि जिस डीलर से जो नया मोटर व्हीकल आप खरीदते हैं तब वह जो डीलर है उसके द्वारा ये एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, न्यू मोटर व्हीकल शैल नॉट बी डिलीवर्ड टू द ओनर अंटिल रजिस्ट्रेशन मार्क इज डिस्प्लेड ऑन दी मोटर व्हीकल। जो नया मोटर व्हीकल होगा, कार हो, बस हो या मोटरसाइकिल हो, वह तब तक जो है कस्टमर को डिलीवर नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या रजिस्ट्रेशन मार्क है वह उसके ऊपर डिस्प्ले या उसकी जो नंबर प्लेट है वो उसके ऊपर नहीं लगा दी जाती। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल विल बी वैलिड ओनली फॉर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी कि जिस दिन से जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस दिन से वो 15 ईयर्स तक के लिए वैलिड होगा। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो आपको आगे इस स्लाइड में मिलने वाली है, तो यह कि ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड इशू होगा या मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होगी उस दिन से मान्य होगा।
तो इसके लिए जो हमें आगे एक सेक्शन स्पेशली आने वाला है कि इसकी जो आयु सीमा है वो कौन निर्धारित करेगा, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं, उसे भी आप याद से अंडरलाइन कर लीजिएगा। सेक्शन 43, इसके अंदर बताया गया है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्या होगा, यानी कि अस्थायी रजिस्ट्रीकरण क्या होगा और किसके द्वारा किया जाएगा। तो जो राज्य सरकार है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 माह की अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और चिन्ह जारी कर सकेगी। यह उस स्थिति में जारी किया जाएगा जब ऐसा लगता है कि कोई जो व्हीकल है यानी कि जो मोटर व्हीकल है उसे राज्य के अंदर जो है चलाया जा रहा है और टेम्पररी उसका जो है चलाया जाना है, तब ऐसी स्थिति में अगर वो 15 डेज़ या 20 डेज़ चलाया जाता है तो उसके लिए अस्थायी जो प्रमाण पत्र है वह राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है। सेक्शन 44, रजिस्ट्रीकरण के समय यान का प्रस्तुत किया जाना, प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा क्या उस वक्त जो व्हीकल है जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है क्या उसको प्रोड्यूस किया जाना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उनके सामने। तो इसमें बताया गया है कि अ मोटर व्हीकल सोल्ड बाय एन ऑथोराइज्ड डीलर शेल नॉट रिक्वायर प्रोडक्शन बिफोर अ रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जब किसी डीलर के द्वारा कोई प्रोडक्ट यानी कि जो मोटर व्हीकल है वो सेल किया जाता है तब उस मोटर व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सामने ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो यहाँ पर बताया गया है। सेक्शन 46, रजिस्ट्रीकरण की भारत में प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस इन इंडिया ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा किसी भी स्टेट में वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैलिड होगा। सिर्फ यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये कौन से सेक्शन में है और ये कहाँ पर वैलिड होगा। जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया में जो है इसका इफेक्ट होगा। इसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 47 जिसमें बताया गया है असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल टू अनदर स्टेट, यानी कि दूसरे राज्यों को ले जाए जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना। जब कभी कोई व्हीकल 1 साल से ज़्यादा के लिए यानी कि 12 महीने से ज़्यादा के लिए किसी अन्य स्टेट में अदर स्टेट में रहता है तब ऐसी स्थिति में जो उसका ऑनर है उसकी ये लायबिलिटी है कि वह वहाँ का जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसे उसके लिए एक लेटर दे कि वह जो है इस स्टेट के अंदर अपने व्हीकल को रजिस्टर कराना चाहता है। उसके साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वह उसे संलग्न करना होगा या उसकी एक रिसिप्ट होती है वह उसे संलग्न करनी होगी। तो ये कुछ प्रोविज़न है जो सेक्शन 47 में किए गए हैं, उसे एक बार आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 48। यह एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बताया गया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या होगा, यानी कि आक्षेप ना होने का प्रमाण पत्र। इसके अंदर कहा गया है कि वेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, यानी कि 30 डेज़ के अंदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी डज नॉट रिफ्यूज़ टू ग्रांट द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और डज नॉट कम्युनिकेट द रिफ्यूज़ल टू द अप्लीकेंट, तब यह समझा जाएगा कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है आवेदक के द्वारा एप्लीकेंट के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये कब किया जाएगा? 2 स्थिति में कि 30 दिन के भीतर यानी कि 30 डेज़ के अंदर यदि रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने कोई जवाब नहीं दिया है तब जो है ये समझा जाएगा कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, इसे आप सेक्शन 48 के अंदर हाईलाइट कर लीजिएगा। सेक्शन 50, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। इससे पहले सेक्शन 49 जिसके अंदर बताया गया है निवास स्थान या कारोबार के स्थान का परिवर्तन, चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जब कभी अगर आपका पता यानी कि जो निवास स्थान है यदि वो चेंज हो जाता है तो उसके लिए जिस दिन से वह चेंज हुआ है उसके बाद जो एक टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट में आपको जो है एक आवेदन करना होगा। उस आवेदन में मेंशन करना होगा कि जो आपका पुराना पता था वह चेंज हो गया है, आप उस रजिस्ट्रेशन पे अब नया पता चाहते हैं, तो ऐसी जो एक एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ के रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है उनको देनी होगी। तो इसका जो प्रोविज़न है वह सेक्शन 49 में किया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 50, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व का अंतरण, यानी कि जो ऑनरशिप का अंतरण होगा वह कैसे किया जाएगा। तो उसके बारे में यह बताया गया है कि इन केस व्हीकल रजिस्टर्ड इन सेम स्टेट, यानी कि अगर आप जो हैं कोई व्हीकल जो मोटर व्हीकल है वो आपने सेल किया वो सेम स्टेट में किया है, वहीं पर रजिस्टर होने वाला है, तब क्या कंडीशन होगी। तो विद इन 14 डेज ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि अंतरण के 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट द फैक्ट ऑफ ट्रांसफ़र टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी एंड अ कॉपी टू ट्रांसफर, यानी कि अंतरिती और जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है प्राधिकारी है उनके पास जो ट्रांसफ़र के जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो उन्हें भेजना होंगे, सेंड करना होंगे। और इन केस ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट, यानी कि अगर अदर स्टेट में रजिस्टर्ड है और अगर आप उसको दूसरी स्टेट में खरीद रहे हैं तब क्या उसमें कंडीशन होगी। तो
आपको उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो ये कितने दिनों के अंदर करने होंगे? विद इन 45 डेज ऑफ ट्रांसफ़र। अब आपको यहाँ पर 2 डिफरेंस याद रखना है कि सेम स्टेट में होता है तो 14 डेज़ में करना है, और इन केस अदर स्टेट से है तो 45 डेज़ में करना है। और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देना होंगे। पहला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर यह नहीं है तो एक रिसिप्ट जो आपको जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है वहाँ से आपको जो रिसिप्ट प्राप्त होती है वह रिसिप्ट अगर हो तो वह देनी होगी। अगर वह भी नहीं है तो एक पोस्टल एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें आपने एक आवेदन किया होता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी को अपने ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड। तो अगर उसका पोस्टल एक्नॉलेजमेंट आपके पास है, यानी कि जो डाक की जो पर्ची होती है अगर वो आपके पास है तो वो भी यहाँ पर दी जानी होगी। तो ये सेक्शन 50 के प्रोविजंस हैं कि स्वामित्व का अंतरण कैसे और किस स्थिति में किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 52 की। इसके अंदर बताया गया है अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल, मोटर यान में परिवर्तन। और अगर ये परिवर्तन किया जाता है तो क्या ये मान्य होगा, और ऐसे परिवर्तन के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे, ये सारे प्रोविज़न जो हैं सेक्शन 52 के अंदर किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में अंतर्विष्ट विशिष्टताओं में भिन्न परिवर्तन मोटरयान में नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है इस सेक्शन के अंदर कि जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके अंदर जो मोटर व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके अलावा जो है उसके अंदर कोई और मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो एक प्रोविज़ो यहाँ दिया गया है, जो परंतु यहाँ दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो मोटरयान है, जो मोटर व्हीकल है, उसका जो ऑनर है वह भिन्न प्रकार के ईंधन या ऊर्जा के स्रोत से, जिसके अंतर्गत बैटरी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सौर शक्ति, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या कोई अन्य ईंधन या ऊर्जा का स्रोत भी है, प्रचलन को सुकर बनाने के लिए मोटरयान के इंजन या उसके किसी भाग में उपांतरण संपरिवर्तन किट लगाकर करता है, वहाँ ऐसा उपांतरण ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जो विहित की जाएं। अब ये किसके द्वारा की जाएंगी, तो केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर वो जो फ्यूल है उससे रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन इंजन में करते हैं तो जो है केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई गई है उसके अधीन किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वह यह कि जो ऐसे चेंजेस किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अधीन रहते हुए, तो ऐसे जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से जो मोटर व्हीकल के मैन्युफैक्चर के द्वारा दी गई जो वारंटी है वह यहाँ पर शून्य नहीं होगी, वॉइड नहीं होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। इसे आप देख पा रहे होंगे, हमने स्लाइड में मेंशन किया है, तो आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 53 की, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन। यहाँ पर ये बताया गया है कि रजिस्ट्रीकरण का निलंबन कब होगा और किसके द्वारा किया जाएगा। मोटरयान यदि ऐसी हालत में है जिससे जनता के लिए खतरा पैदा हो सकता है, यदि वह सार्वजनिक स्थान पर चलाया जाता हो, तब जो है ऐसे मोटरयान का जो रजिस्ट्रेशन है उसे निलंबित किया जा सकेगा। और जो ये निलंबन किया जाएगा ये तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि ऐसे मोटरयान के अंदर जो उसकी हालत है वो ठीक नहीं हो जाती या वह रिपेयर नहीं हो जाता। दूसरा पॉइंट, भाड़े या पारिश्रमिक उपयोग में बिना विधिमान्य परमिट के अगर कोई जो मोटर व्हीकल है वह चलाया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है वह सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। और ये कितने महीने के लिए किया जाएगा, 4 मंथ के लिए, 4 माह के लिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सेक्शन 54, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 53। अब जैसा कि हमने सेक्शन 53 में 2 कंडीशंस देखी कि या तो उसकी हालत ठीक नहीं है यानी कि उसको रिपेयर की आवश्यकता है तब उसे सस्पेंशन दिया जाएगा, या फिर जो है जो लीगली परमिट बनता है यदि उसके बिना वो चलाया जा रहा है तब उसे सस्पेंशन किया जाएगा। तब यदि 53 में किसी के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंशन किया गया है, निलंबित किया गया है, और उसके बाद भी जो है बिना किसी अवरोध के वह जो सस्पेंशन है वह 6 मंथ तक बना रहता है, यानी कि 6 महीने तक अगर निलंबित रहता है और उसके लिए कोई अवरोध नहीं आता है, तब ऐसी स्थिति में सेक्शन 54 में यह मेंशन किया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वह कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 55, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वह कब रद्द किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले, इफ़ अ मोटर व्हीकल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि कोई मोटर व्हीकल जो है वह पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, और हैज़ बीन रेंडर्ड परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ यूज़, और या फिर उसे जो है ऐसा घोषित कर दिया गया है कि अब वह कभी भी काम में नहीं आएगा, तब ऐसी स्थिति में जो उसका ऑनर है, जो उसका स्वामी है, वह रजिस्टरिंग अथॉरिटी को एक आवेदन देगा
और ऐसे आवेदन जो है एसी कैपेबल ऑफ यूज़ की घोषणा होने के 14 डेज़ के भीतर किया जाएगा। तो ऐसे आवेदन के बाद जो है वह उसमें रिक्वेस्ट करेगा कि जो उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसे कैंसिल कर दिया जाए। दूसरी कंडीशन, इफ़ अ मोटर व्हीकल हैज़ बीन परमानेंटली रिमूव्ड आउट ऑफ इंडिया, यानी कि जो मोटर व्हीकल है, जो मोटरयान है, वह इंडिया से परमानेंटली जो है बाहर भेज दिया गया है, तब उसका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वह रद्द कर दिया जाएगा। तीसरा, इफ़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल हैज़ बीन ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि किसी मोटरयान की जो रजिस्ट्रेशन है वह किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट पर ली गई है, यानी कि उसका चेसिस नंबर गलत है या कोई अन्य जो जानकारी है वह गलत है, और यदि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को यह विश्वास करने का कारण है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो फॉल्सली क्रिएट की गई है, तब ऐसी स्थिति में जो है उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल या रद्द कर दिया जाएगा। If a motor vehicle has been used in the commission of an offence punishable under section 199A of this act, यानी कि इस अधिनियम के सेक्शन 199A के अंदर जो अपराध परिभाषित किए गए हैं, यदि कोई ऐसा अपराध उस मोटर व्हीकल के द्वारा किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस मोटर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। तो यह जो कुछ प्रोविज़न है सेक्शन 55 के अंदर कि कब रद्द किया जाएगा वो आपको याद रखना है। इसके साथ ही रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। किसके द्वारा रद्द किया जाता है? तो मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जो है उसके द्वारा रद्द किया जाता है। सेक्शन 58 के अंदर बताया गया है कि अपील, यानी कि जो आदेश आपको सेक्शन 42, 43, 44 से लेकर जो 58 तक के जो सेक्शन है इसमें जो दिए जाते हैं, 57 तक के जो सेक्शन में जो आदेश दिए जाते हैं, तो उसके खिलाफ जो अपील है, उसके विरुद्ध जो अपील है वह कब की जाएगी, कितने दिनों के भीतर की जाएगी? तो वह जो अपील है वो 30 डेज़ के अंदर की जाती है, जो अपील प्राधिकारी होता है उसे, और जो उसका निर्णय होता है वह अंतिम होता है। तो सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। स्पेशल प्रोविज़न इन रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, परिवहन यानों के बारे में विशेष उपबंध। इसके अंदर जो परिवहन वाहन है उससे रिलेटेड, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो सेक्शन 58 के अंदर किए गए हैं। यहाँ पर यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार मोटर टैक्सी से भिन्न, यानी कि मोटर टैक्सी को छोड़कर किसी परिवहन यान के पहियों की संख्या, यानी कि जो व्हील्स हैं उसमें जो टायर अटैच होते हैं उनके नंबर्स, उसका प्रकार, बनावट और मॉडल के आधार पर अधिकतम सकल यान भार, यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट, और यान का अधिकतम धुरी भार, यानी कि सेफ एक्सेल वेट भी निर्दिष्ट कर सकेगी। यानी कि जो उसका वेट, सेफ एक्सेल वेट और जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो केंद्र सरकार उसके नंबर ऑफ टायर्स और उसकी डिज़ाइन और उसके मॉडल के आधार पर निश्चित कर सकेगी, और यह अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग हो सकेगा। परिवहन यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ होंगी। अब जो परिवहन यान होगा, जब उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया जाएगा तो उसमें ये जो फॉलोइंग जो चीज़ें हैं, वह जो फॉलोइंग बातें हैं वो वहाँ पर मेंशन होना ज़रूरी है। तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कि लदान रहित भार, यानी कि उसका जो विदाउट लोडेड, यानी कि जब वो पूरी तरीके से खाली है तब उसका वेट कितना है वह वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके अंदर पहियों की संख्या कितनी है वह मेंशन होना चाहिए। उसका ग्रॉस व्हीकल वेट और सेफ एक्सेल वेट कितना है, और उसके अंदर यात्रियों के बैठने की संख्या की कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितने पैसेंजर उसके अंदर बैठ सकते हैं। ये सारी जो डिटेल्स हैं वो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होना चाहिए। तो ये जो सारे प्रोविज़न हैं वो सेक्शन 58 के अंदर किए गए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 59 की। पावर टू फिक्स द एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल, यानी कि जो मोटर यान है उसकी जो आयु है वह निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होगी। जैसा कि अभी हमने पिछले सेक्शन में आपसे डिस्कस किया था कि ये जो आयु निर्धारित करने की जो शक्ति है वह यहाँ पर केंद्र सरकार के पास होगी। तो केंद्र सरकार जो है यहाँ पर जो मोटर यान होंगे उनकी आयु निर्धारित कर सकेगी, और ऐसी जो आयु है वह कब से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो जैसा कि हमने देखा कि जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो कब तक वैलिड होता है? 15 ईयर्स तक। लेकिन ये जो वाहनों की जो आयु होती है ये रिन्यू की जा सकती है। अगर वो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रिन्यू किया जा सकता है तो जो वाहनों की आयु है वह यहाँ पर डिफरेंट होगी, और रजिस्ट्रेशन कार्ड की जो वैलिडिटी है वह यहाँ पर डिफरेंट होगी। सेक्शन 61 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 2 ट्रेलर्स, यानी कि जो ट्रेलर हैं उसके ऊपर भी यह जो अध्याय है वह लागू होगा। तो इसमें यह बताया गया है कि जो मोटरयान जिनसे जो ट्रेलर हैं वो कनेक्ट होते हैं वह तभी चलाए जाएंगे जब उसका एज अ ट्रेलर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका हो, और ऐसे ट्रेलर के ऊपर उसके दोनों साइड में जो है विजिबल या डिस्प्लेड कर दिए गए हों उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, तभी जो है वह वहाँ पर चलाया जा सकेगा।
तो ये सारी जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 61 के अंदर किए गए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 62, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टोलन एंड रिकवर्ड मोटर व्हीकल्स टू बी फर्निश्ड बाय द पुलिस टू द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। यहाँ पर यह प्रोविज़न किया गया है कि जो पुलिस के द्वारा जो कंप्लेन लिखी जाती है किसी चोरी हुए मोटर व्हीकल की, या फिर जो उनके द्वारा जब्त किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं मोटर व्हीकल, उनसे रिलेटेड जो उनके पास जानकारी होती है वह स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है उन्हें वह जो लिस्ट है वह प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, कौन उसको मेंटेन करेगा, तो उसके लिए जो नाम यहाँ पर दिया गया है वह दिया गया है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजी, या फिर जो स्टेट के अन्य ऑथराइज एजेंट्स जो यहाँ पर रहेंगे वह इस लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि 62 में क्या दिया गया है। सेक्शन 62B, नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, राष्ट्रीय रजिस्टर मोटरयान के लिए। तो जो मोटरयान इस अध्याय के अंदर रजिस्टर किए जाते हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है वह एक रजिस्टर के अंदर जो है मेंटेन की जाएगी। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है कि जितने भी स्टेट रजिस्टर्स होंगे उन्हें नेशनल रजिस्टर के अंदर जो है इंक्लूड कर दिया जाएगा ऐसी तारीख से जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 3 और 4। चैप्टर 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम उसे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो यह वीडियो जो है और लेंदी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्द से जल्द उसे कवर करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।